हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के सेशन में करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के सारे पीवाईक्यू जो भी एनटीए ने 2015 से लेके 25 में पूछे गए हैं। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस लगा दी हैं जहां से भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि साथ साथ में एनसीईआरटी के हाइलाइट्स भी रिवाइज होते रहे और एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी आए कि एनसीईआरटी से ही सब कुछ पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। आपको ये भी पता चलेगा कितने सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो आपको वहां से पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी। इससे पहले फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के भी पीवाईक्यू डल चुके हैं, वो देख लेना। वन शॉट बहुत अच्छे से प्यारे से नोट्स के साथ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का डला हुआ है, प्लांट ग्रोथ का भी कल डल जाएगा। प्लीज वो भी अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है। तो देखो, चैप्टर है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और एजेंडा है आज का 2015 से लेकर 2025 के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं बोल रही हूँ, आई वुड रियली एडवाइस कि एक बार आप स्क्रीन पोस्ट करना, खुद से आंसर देना और उसके बाद वेरीफाई करना कि एक्चुअल में आंसर क्या है, और उसी के बाद एनसीईआरटी को रीड भी करना। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज नोन एज। देखो, अगर आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा है तो आपको पता है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें ना 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। मैंने आपको कहा था जब चैप्टर भी पढ़ाया था कि इन 5 कॉम्प्लेक्स के नाम और इनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो आप अच्छे से याद कर लेना। तो चलो एक बार हम याद कर लेते हैं, फिर आंसर देंगे, क्योंकि ये आगे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो याद तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो, कॉम्प्लेक्स 1 को हम बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। इसके कंपोनेंट्स होते हैं FMN यानी कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और FES यानी कि आयरन सल्फर प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स 2 को हम बोल रहे हैं सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेट कॉम्प्लेक्स। इसके कंपोनेंट्स हैं FAD। और कॉम्प्लेक्स 3 को हम बोलते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। इसके कंपोनेंट्स याद रखना, साइटोक्रोम B, FES और साइटोक्रोम C1। कॉम्प्लेक्स 4 को हम बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर कॉपर A और कॉपर B प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 को हम बोलते हैं ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स, जिसको हम F0 और F1 पार्टिकल भी बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स 1 से 4 तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, और कॉम्प्लेक्स 5 रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी कि ATP बनवाने के लिए। तो यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है कॉम्प्लेक्स 2, ये NADH डिहाइड्रोजिनेज नहीं है, साइटोक्रोम BC1 नहीं है, ये है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। उसके बाद देखो, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। आपको सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं। तो देखो, ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है, सेलुलर रेस्पिरेशन इज ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाय ऑक्सीडेशन। बिल्कुल यही है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, जो भी ये कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, इनके बॉन्ड्स तोड़े जाते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ATP सिंथेसिस में यूज किया जाता है। बिल्कुल हूबहू ये एनसीईआरटी की ही लाइन है। सेकंड बोल रहा है, द एंटायर सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, सेलुलर रेस्पिरेशन में आप क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो ग्लाइकोलिसिस और फिर आप पढ़ते हो क्रेब्स साइकिल, फिर ATC। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में तो देखो जो ग्लाइकोलिसिस हो रहा है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, यहाँ लिखे कि एंटायर प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, तो ये तो आंसर ही गलत हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन B तो नहीं होगा। ठीक है, अब आपका पहली समझदारी यही है, बाकी ऑप्शन आते हो या ना आते हो, ये ऑप्शन B वाले को तो स्ट्रक आउट कर दो। ऑप्शन B जिसमें भी अब ऑप्शन स्ट्रक आउट हो गया, आपको बाकी 3 ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, और आंसर आपको पता है कि इसका आंसर 1 है। फिर भी हम बाकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो देखो, ये 2024 का क्वेश्चन है और कैसे एलिमिनेशन टेक्निक ने यहाँ पर हमारी हेल्प की है। थर्ड ऑप्शन है, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन इन जर्मिनेटिंग सीड्स। आपने बुक में पढ़ा है फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहल फर्मेंटेशन। याद रखना, फर्मेंटेशन जो है वो जर्मिनेटिंग सीड्स में भी होती है, एनारोबिक कंडीशंस में। इवन जब हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं तो एनारोबिक कंडीशन में, यानी हमारी मसल्स के पास जितनी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन होती है उतनी नहीं पहुंचती है, तो वहां पर हमारी मसल्स में भी क्या होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। ठीक है, तो ये याद रखना आप। उसके बाद तो C करेक्ट है। द फेट ऑफ पायरुवेट फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस डिपेंड ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सेलुलर नीड और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपने इसको पढ़ा भी हुआ है, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। लास्ट वो बोल रहा है, वाटर इज फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ O2 एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड गेटिंग रिड्यूस। देखो, ये तो हमने जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा था तब भी पढ़ा था कि O2 जो है, ऑक्सीजन जो है, वो फाइनल एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का और 2 प्रोटॉन का, जिसकी वजह से वाटर की फॉर्मेशन होती है, यानी कि मेटाबॉलिक वाटर बनता है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे करेक्ट हो गए, सिर्फ B इसका इनकरेक्ट था। तो फाइनल आंसर हमारा बनता है ऑप्शन 1। इसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन क्या है,
आपको यहाँ पर मैच इट करना है, मतलब एक कॉलम ए में एक लिस्ट दी हुई है और कॉलम बी में भी एक लिस्ट दी हुई है, आपस में इनको आपने क्या करना है, मैच करना है। तो देखो हमें बोला हुआ है इलेक्ट्रॉन ईटीएस कॉम्प्लेक्स 1, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कॉम्प्लेक्स 1 कौन सा होता है, तो हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो हमारे पास होता है NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, सही हो गया, ये तो ए का तो हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब आप देखो कौन कौन से ऑप्शन है जिसमें ए का 1 दिया हुआ है, सेकंड और फोर्थ, तो यानी आंसर तो इसी में से होगा, बाकी ऑप्शंस को आप स्ट्रक आउट कर देना, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ है जो उसमें भी कॉम्प्लेक्स 2 का नाम पूछा हुआ है, तो देखो ये 2024 से ही रिपीट हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, यानी बी का तो हमारे पास हो गया 4। तो देखो आंसर तो हमें मिल चुका है, इसका करेक्ट आंसर सेकंड होगा क्योंकि बी का 4 सिर्फ एक में ही है। स्टिल हम बाकी भी याद करेंगे इसमें। देखो वो बोल रहा है ईटीएस कॉम्प्लेक्स 3, तो कॉम्प्लेक्स 3 को हम बोलते हैं साइटोक्रोम BC1 और कॉम्प्लेक्स 4 को हम बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है। तो यहां से हमें ये आंसर मिल चुके हैं, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस आपने याद भी करने हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे एनसीईआरटी में ये डायग्राम है, इवन इस ईटीएस की थ्योरी में भी दिया हुआ है और डायग्राम में भी सारे कॉम्प्लेक्स के नाम दिए हुए हैं और अंदर कंपोनेंट्स भी दिए हुए हैं, उसी को सिंप्लीफाई कर मैंने यहाँ पर लिख दिया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वो कह रहा है आइडेंटिफाई द स्टेप इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्या था, सिट्रिक साइकिल है ना, सिट्रिक साइकिल बोल लो, TCA साइकिल बोल लो या क्रेब्स साइकिल बोल लो, बात तो एक ही है। वो कह रहा है आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट बोलो तो कि मतलब कि ये जो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है कि उसमें से क्या हो रहा होगा कि हाइड्रोजन रिमूव हो रही होगी, H2 रिमूव हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का ये मतलब होता है ना कि या तो आप H पॉजिटिव को रिमूव कर दो या फिर ऑक्सीजन को ऐड कर दो, यही होता है। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। देखो जब आप आइसोसिट्रेट को देख रहे हो, आइसोसिट्रेट सिट्रिक एसिड के बाद आइसोसिट्रेट बनता है, तो हम क्या करते हैं ना, आइसोसिट्रेट में से H पॉजिटिव रिमूव होता है और उसी H पॉजिटिव को यूज कर ये NAD पॉजिटिव रिड्यूस हो जाता है NADH प्लस में H पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले में तो हो रहा है, यानी यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है सबस्ट्रेट का, ये तो फिर हमें डज नॉट वाला बताना है, नोट वाला बताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर आता है मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। मैलिक एसिड से भी क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और यही जो प्रोटोन है ये यूज होता है NAD पॉजिटिव को NADH प्लस H पॉजिटिव में रिड्यूस करवाने में। तो ये भी ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता क्योंकि ये भी करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना है। सक्सीनिक एसिड से मैलिक एसिड, देखो सक्सीनिक एसिड से भी जब हम मैलिक एसिड बनाते हैं तो यहाँ H पॉजिटिव रिलीज होता है, तभी तो FAD पॉजिटिव FADH2 में रिड्यूस हो जाता है। इसी के रिमूव्ड वाले H पॉजिटिव को यूज कर FAD पॉजिटिव FADH2 में रिमूव हो जाता है। तो थर्ड भी हमारे पास नहीं है, तो फिर बचा क्या, बचा हमारे पास सक्सिनाइल को ए से जब सक्सीनिक एसिड बनता है, क्योंकि सक्सिनाइल को ए से जब सक्सीनिक एसिड बनता है तो ये तो यहाँ पर तो GTP बन रही है, ठीक है, यानी यहाँ पर SLP हो रहा है। SLP मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, जब हम ETS के बिना ही क्या करें, ATP की सिंथेसिस करें, ठीक है। तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन हमें क्या दिया हुआ है, मैच द कॉलम दिया हुआ है। सिट्रिक एक कॉलम में हमें कुछ दिए हुए हैं सब्सटेंसेस और आगे बताया हुआ है कि ये जो सबस्ट्रेट है ये किस किस प्रोसेस का पार्ट है। तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास आ जाता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हमें पता है किसका पार्ट होता है, सिट्रिक एसिड क्रेब्स साइकिल में हो रहा है। क्रेब्स साइकिल यानी TCA साइकिल, यानी कि सिट्रिक एसिड या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड या फिर क्रेब्स साइकिल एक ही बात है। तो ये तो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, तो हमारे पास ए का आंसर तो आ जाएगा 2। अब आप ये देख लो ए का 2 कहाँ है, ए का 2 सिर्फ थर्ड ऑप्शन में है, तो हमें हमारा करेक्ट आंसर तो मिल चुका है, पर फिर भी हम बाकी भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है सेल के साइटोप्लाज्म में, तो बी का तो आ गया हमारे पास 1। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, तो सी का हमारे पास आ जाएगा 4। और लास्ट क्या है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। आपने ETS जब पढ़ा होगा आपको पता है कि वहां पर प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, कैसे बनता है, मैट्रिक्स में से H पॉजिटिव कहाँ जाते हैं, तो वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। तो डी का हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ भी ये साइड्स पे मैंने ये ऑप्शन लिख दिया है सारे के सारे। आगे चलें, आगे चलते हैं हम। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहा है कि इनिबिशन ऑफ सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम बाय मेलोनेट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ।
अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा हो तो आपको पता है कि ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का एग्जाम्पल है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का। ये यहाँ पर रेस्पिरेशन इन प्लांट वाली बुकलेट में भी ये ऐड है, क्योंकि हम सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज के बारे में पढ़ते हैं क्रैप साइकिल में, इसीलिए ये दिया हुआ है। तो ये तो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का ही एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो एनसीईआरटी ने लिखा भी हुआ है, इनिबिशन ऑफ सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मैलोनेट विच क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट सक्सीनेट इन स्ट्रक्चर। वैसे तो सक्सीनेट ने बाइंड होना था तभी ये एंजाइम चलता, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, बट हो सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज, बट होगा क्या कि जो मेलोनेट है वो इसके साथ सक्सीनेट के साथ क्लोजली रिजेंबल करता है, तो वो जाकर बाइंड हो जाता है। इसको हम कॉम्पिटिटिव इनिबिशन बोलते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें असर्शन और रीजन दिया हुआ है। वो कह रहा है कि एटीपी यूज होता है 2 स्टेप पे ग्लाइकोलिसिस में। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप जब ग्लाइकोलिसिस देखते हो तो आप देखते हो फर्स्ट और थर्ड स्टेप में जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, यानी छठे पोजीशन पे जब आपने क्या लगा दिया, फॉस्फेट लगा दिया, ये होता है हेक्सोकाइनेस एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेस, उसकी प्रेजेंस पे ये होता है। तो यहाँ पर एक एटीपी यूज हो रहा है, एटीपी टूटेगा एटीपी में, यही एटीपी से जो फॉस्फेट निकला है ये ग्लूकोज की 6 पोजीशन पे लगवा देना। और फिर सेकंड में तो कुछ नहीं, थर्ड पॉइंट पे देखो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट, यानी पहले सिर्फ 6 पोजीशन पे फ्रक्टोज के 6 पोजीशन पे फॉस्फेट था, पर अब हमने फर्स्ट पे भी लगा दिया, तो यहाँ पे भी एक एटीपी यूज हो रहा है। तो ये तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, ठीक है, कि एटीपी हमारा 2 जगह यूज हो रहा है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। फिर उसने स्टेप बताए हैं कि फर्स्ट एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्टेड ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, करेक्ट है हमारे पास। और सेकंड एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये भी हमारे पास क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो ऑप्शन 4 both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A will be the answer of this question, ठीक है। साथ साथ काउंट करते जाना आपके कितने ठीक हो रहे हैं और कितने में आपको हेल्प की जरूरत है। ये पीडीएफ आप बाइक्यूल्स की ऐप में से डाउनलोड कर देना, कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मैंने पिन कर दिया है। जैसे जैसे और सब्सिक्वेंट चैप्टर्स होते रहेंगे उसमें मैं ये चैप्टर्स को ऐड करती जाऊंगी। देखो 8 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 8 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज रिक्वायर्ड इन केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस में कौन कौन से चीजें हमें चाहिए। केमियोस्मोसिस में हमें मेम्ब्रेन चाहिए होती है, प्रोटॉन पंप चाहिए होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए होता है, और NADP सिंथेस तो हमें यहाँ पर नहीं चाहिए होता, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत है। फिर सेकंड ऑप्शन में वो कह रहा है प्रोटॉन पंप चाहिए, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट हमें नहीं चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। प्रोटॉन पंप चाहिए, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट अगेन हमें नहीं चाहिए। लास्ट आता है मेम्ब्रेन चाहिए, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए और एटीपी सिंथेस भी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 बोला गया है। तो देखो लिस्ट 1 में क्या है, लिस्ट 1 में वो कह रहा है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन आपको पता होना चाहिए क्या है। ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन जब हम लिंक रिएक्शन पढ़ते हैं या गेटवे रिएक्शन इसको हम बोलते हैं, जो ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से कन्वर्ट करवा रहा है, तो उसमें हम देखते हैं कि पायरुवेट का यानी पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होता है, वहां से 2 H पॉजिटिव रिमूव होते हैं और 1 CO2 रिमूव होता है। और जो एंजाइम यूज होता है वो होता है हमारे पास पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो हमारे पास ए का तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए का हमारे पास आना चाहिए 2, नंबर 2 ए का होना चाहिए। तो ये सेकंड वाले ऑप्शन देख लो, बाकी सब सक ऑफ कर दो पहले ही। तो देखो यहाँ लिखा भी हुआ है पायरुवेट, जो कि ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म में ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म के बाद जब ग्लूकोज पार्शली ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके बाद बनता है। तो ये साइटोसोल से यानी सेल के साइटोप्लाज्म से एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और वहां इसकी ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होती है, जो कि कुछ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शंस हैं जो कैटालाइज होती है एक एंजाइम से, जिसको पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ कोफैक्टर्स यानी कोएंजाइम्स भी जरूरी होते हैं, जैसे NAD पॉजिटिव और कोएंजाइम A, ठीक है। साथ में आपको बताया था यहाँ पर लिपोइक एसिड और Mg2 पॉजिटिव भी यूज होता है एज अ कोफैक्टर। तो ए का हमारे पास 2 हो गया। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास वो बोल रहा है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को हम बोलते हैं EMP पाथवे। EMP क्यों, क्योंकि जो 3 साइंटिस्ट थे जिनकी वजह से ये प्रोसेस हमें मिला, उनका नाम था गुस्ताव एम्डन। तो हम यहाँ पर सरनेम की सेकंड नेम की फर्स्ट लेटर्स ले रहे हैं, एम्डन का E, ओटो मेयर ऑफ का M, और जैकोब पार्नस का P।
तो ये हो गया हमारे पास EMP पाथवे, तो बी का हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 आ गया। फिर आता है हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम कहाँ पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं, 4 ETS में इन्वॉल्व है और 5वां कॉम्प्लेक्स किस में इन्वॉल्व है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी कि ATP की फॉर्मेशन में। तो सी का भी हमारे पास क्या आ चुका है? 3 आ चुका है। लास्ट ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रैप साइकिल या TCA साइकिल, जो कि हेंस क्रैप ने दी थी। और ये इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो क्या है? सिट्रेट सिंथेस। तो जो फर्स्ट स्टेप ही हमारा होता है TCA साइकिल का, वो क्या होता है? जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, OAA है, उसका कंडेंसेशन होता है एसिटाइल ग्रुप के साथ और बदले में हमें सिट्रिक एसिड मिलता है। एंजाइम यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है सिट्रेट सिंथेस। तो यहां से हमारा करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। वो कह रहा है 5 कार्बन का कंपाउंड जो TCA साइकिल में बनता है वो कौन सा है? तो वो कंपाउंड हमें पता है वो होता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। देखो सिट्रिक एसिड कंडेंसेशन से बना कैसे? एसिटाइल कोएंजाइम A जो कि 2 कार्बन का है, उसकी कंडेंसेशन होती है वाटर, यहाँ पर यूज होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यानी 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के साथ। मतलब हमें 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड मिलता है, 6 कार्बन की सिट्रिक एसिड मिलती है और यहाँ पर एक डी कार्बोक्सिलेशन होता है। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। 6 कार्बन वाले में से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो चुका है यानी कि एक कार्बन रिमूव हो चुका है। तो हमारे पास 5 कार्बन का वो बचता है और मॉलिक्यूल, और जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। उसके बाद देखो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ टाइम डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट अकर ड्यूरिंग सिंगल TCA साइकिल। देखो बुक में ये TCA साइकिल का डायग्राम हमें दिया हुआ है। तो होता क्या है ना, और थ्योरी में भी मेंशन है, सिट्रिक एसिड के बाद आइसोसिट्रेट बनता है और ये जो आइसोसिट्रेट है ना, इसकी यहां पर लिखेंगे हम आइसोसिट्रेट। ये जो आइसोसिट्रेट है इसकी 2 बार डी कार्बोक्सिलेशन होती है, 2 सब्सीक्वेंट डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब एक स्टेप के बाद एक के बाद एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। एक तो इस स्टेप में और दूसरा जब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से आगे सक्सिनाइल बनता है हमारे पास, सक्सिनेट कोएंजाइम A हमारे पास बनता है, तो तब यूज होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी बार कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, कितनी डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है? 2 टाइम्स। क्लियर है ये? अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में भी अपने प्यारे प्यारे व्यूज बरसा देना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द साइटोक्रोम विच एक्ट एज मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। तो हमें पता है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी क्या है? एक स्मॉल प्रोटीन है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर साइड, बाहरी तरफ लोकेटेड है और ये कैरियर मॉलिक्यूल है। ये ट्रांसफर करवाता है इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम याद रखना, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसमें साइटोक्रोम A और A3 है और 2 कॉपर सेंटर यानी कॉपर A और कॉपर B यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखो ऑप्शन आ चुका है 12th का C, यानी 3rd ऑप्शन आ चुका है। 13 क्वेश्चन में देखो, 13 क्वेश्चन हूबहू रिपीटेड है और 2022 में ये क्वेश्चन नीट ओवरसीज में पूछा गया है और इससे पहले ऊपर आपने ये क्वेश्चन देखा हुआ है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5th आपने देखा 2024 में भी ऐसा क्वेश्चन नीट में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि लिटरली देखो ऑप्शन भी आगे पीछे नहीं है, स्टेटमेंट कुछ भी आगे पीछे नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन बन रहा है वहीं पर यहाँ पर भी वही ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो इसको आप आराम से अपना बैठकर कर लेना, ये हो जाएगा। इसको कर लेना, जो कॉम्प्लेक्सेस वगैरह उनके नाम भी आपको आते हैं, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ ATP व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड। आपको नेट गेन बताना है ATP का जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज 2 पायरुवेट में टूटता है। देखो होता क्या है, यहाँ पर ना ग्लाइकोलिसिस का रिजल्ट हमने लिखा है कि हमें एट लास्ट की प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं ग्लाइकोलिसिस में, 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं पायरुविक एसिड के। तो 2 ऐसे स्टेप होते हैं जहां पर ATP यूज हो रहा है। ठीक है, और वो स्टेप है स्टेप 1 और स्टेप 3, यहाँ पर ATP यूज हो रहा है। लेकिन स्टेप 7 और 10 पे देखोगे तो यहाँ SLP हो रहा है। SLP मतलब यहाँ ATP बन रहा है बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में का यूज किए। ठीक है, तो यहाँ 4 ATP गेन होते हैं और 2 यूज होते हैं। तो डायरेक्टली हमें कितने मिल गए? 4 में से 2 माइनस 2 ATP हमें मिल गए। तो देखो
नेट गेन एटीपी का कितना होता है, 2 एटीपी होता है, तो यहाँ 14 का 3 आ गया। वैसे ओवरऑल आप देखोगे तो हमें 2 NADH2 भी मिलते हैं और एक NADH2 3 एटीपी के इक्वल है, तो 2 हो जाते हैं 6 एटीपी के इक्वल। तो टोटल आप नेट गेन देखोगे तो वैसे हो जाता है 2 एटीपी डायरेक्टली हमें मिलते हैं और 6 इनडायरेक्टली हमें NADH से मिल रहे हैं, यानी 8 एटीपी का हमारे पास गेन होता है। पर यहाँ हम क्या लिखेंगे 2, क्योंकि हमें नेट गेन एटीपी का पूछा हुआ है डायरेक्टली। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आपको पता है फर्मेंटेशन, जो कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये कब होती है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, यानी एनारोबिक कंडीशन में होती है। अब यहाँ पर है ना, हमने कहा था कि कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं होता है फूड का, तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती। पूरे ग्लूकोज की सिर्फ 7% एनर्जी ही यहाँ पर रिलीज हो पाती है, तो यहाँ पर 7% से भी कम एक्चुअली। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में वो कह रहा है इन ग्लाइकोलिसिस एटीपी इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ। देखो एटीपी सिंथेसिस की बात करनी है ग्लाइकोलिसिस में। पहला तो वो बोल रहा है ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब आपको याद होना चाहिए, ऊपर भी ये क्वेश्चन हमने किया है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनता है तब तो एटीपी कंज्यूम हो रहा है, तो ये तो सवाल ही नहीं होता कि ये ऑप्शन होगा, एटीपी बनने की बात की है। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जब बनता है तब भी एक एटीपी कंज्यूम हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर यहाँ देखो, जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, यानी फर्स्ट पोजीशन से हमने फॉस्फेट हटा दिए, उसी फॉस्फेट को हमने एडीपी के साथ मिलकर एटीपी बनवा दिया, तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको यहाँ पर है ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। वो कह रहा है आपको, वो कह रहा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन। पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपने यही चीज पढ़ी है कि जो कंपाउंड्स हैं उनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है रेस्पिरेशन के दौरान। तो ये तो हमारे पास ट्रू है। फिर वो कह रहा है हमें फॉल्स वाला बताना है, इनकरेक्ट वाला। फिर वो कह रहा है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेप। बिल्कुल ये जो है हमारी एनसीईआरटी की ही लाइन है कि रोल ऑफ ऑक्सीजन टर्मिनल स्टेज यानी एंड स्टेज पे ही ऑक्सीजन का रोल है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, O2 क्या है, फाइनल एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, और ये फिर कन्वर्ट हो जाता है मेटाबॉलिक वाटर में। ठीक है, तो ये भी हमारे पास करेक्ट है। फिर वो बोल रहा है ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव गिव राइज टू 2 ATP मॉलिक्यूल। वो कह रहा है कि एक NADH डॉट H पॉजिटिव से हमें 2 ATP मिल रहे हैं, और फिर वो कह रहा है कि एक FADH2 से हमें 3 ATP मिल रहे हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि इसने इसको घुमा दिया है, क्योंकि 2 ATP हमें मिलते हैं FADH2 से और 3 ATP हमें मिलता है NADH डॉट H पॉजिटिव से। तो ऑप्शन 3 हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट ही हमें बताना है, तो ऑप्शन 3 हो गया, क्योंकि एक NADH प्लस H पॉजिटिव से तो 3 ATP बनते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर। ये आपको लिंक रिएक्शन दे रखी है और ये आपको बताया हुआ है कि पायरुविक एसिड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में एसिटाइल को ए में टूटता है। साथ में यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और ये जो NAD पॉजिटिव है ये रिड्यूस हो जाता है NADH प्लस H पॉजिटिव में। तो ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस देखो किसकी प्रेजेंस में काम कर रहा है, ये Mg2 पॉजिटिव मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में काम कर रहा है। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, टोटल क्वेश्चन नंबर 28 है। प्लीज सेशन को लाइक भी कर देना। अब देखो, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है ना, हमारा अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या है, SLP। SLP क्या होता है, जब हम ETC के बिना हम क्या करें, ATP की सिंथेसिस करवा दें। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बिना ATP की जब सिंथेसिस हो रही है, डायरेक्टली सिंथेसिस हो रही है, तो यहाँ आपने पढ़ा है कि सक्सीनेट को एंजाइम A जब कन्वर्ट होता है सक्सीनिक एसिड में, तो एक GDP से एक GTP बनती है। ये हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। पूरी साइकिल में सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है, तो आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर इज रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट। आपको ऊपर भी बताया हुआ था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, कंपाउंड यहाँ से पास होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है और बदले में हमें ATP मिलती है। तो ये
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, टोटल 1 से लेके 5 तक यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। 1 to 4 में यहाँ पर चलता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और 5th में होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन 20 का थर्ड, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। उसके बाद देखो 21, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कैटालाइज्ड बाय। आपको ये पता होना चाहिए ग्लाइकोलिसिस एक 10 स्टेप रिएक्शन है, और ये 10 स्टेप प्रोसेस में 3 स्टेप ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, और वो है स्टेप 1, स्टेप 3 और स्टेप 10। ये तीनों क्या है, इरिवर्सिबल है। और स्टेप 1 यानी कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनता है तो हमारे पास एक ATP भी यूज होता है, और जो जिस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है उसको हेक्सोकाइनेस बोलते हैं। तो बोला हुआ है ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉस्फोराइलेट होते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो एक्टिविटी होती है एंजाइम की, वो एंजाइम का नाम होता है हेक्सोकाइनेस। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट RQ वैल्यू ऑफ ट्राइपाल्मिटिन इज। ट्राइपाल्मिटिन यानी फैट्स के लिए जब आप वैल्यू निकालते हो RQ की, तो आपको पता है तो RQ की वैल्यू 1 से कम होती है। आप कैसे देखते हो, आप देखते हो कि कितना CO2 कंज्यूम हुआ और कितना O2 रिलीज हुआ है। ठीक है, सॉरी, कितना O2 कंज्यूम हुआ और कितना CO2 रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज हुआ है। तो यहाँ देखो O2 कितना कंज्यूम हुआ है, यहाँ पर O2 कंज्यूम हुआ है 145, तो 145 O2, और CO2 कितने मॉलिक्यूल्स निकले हैं 102। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास आंसर 0.7 निकलेगा। तो 2019 का ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22। इसका ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको ना यहाँ पर इनकरेक्ट यानी कि गलत स्टेटमेंट बतानी है। वो कह रहे हैं ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट्स एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद NAD पॉजिटिव दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम। आपको इनकरेक्ट बताना है, ये तो करेक्ट है। ग्लाइकोलिसिस कब होगी, जब बार बार हमारे पास NAD पॉजिटिव जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। ETS में आप देखते हो कि ये क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है, FAD पॉजिटिव भी और NAD पॉजिटिव भी। फिर वो कह रहे हैं ग्लाइकोलिसिस तो साइटोसोल में हो रही है, बिल्कुल सही है। वो कह रहा है एंजाइम ऑफ TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये सही है, क्योंकि TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल या जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल बोल रहे हैं, वो कहाँ हो रही है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही है, वहीं पर सारे एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन टेक प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। नहीं, ATP सिंथेसिस जिसके लिए ETS चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कितने सारे क्वेश्चन हमने इसके कर लिए, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है। तो ये ऑप्शन 4 इसका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। और बिल्कुल हमें है ना इनकरेक्ट ही बताना था, यहाँ पर इनकरेक्ट ही बताना था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, 3-4 क्वेश्चन हमारे और रह गए हैं, फिर हमारा काम खत्म है। क्वेश्चन नंबर 24 में वो कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ NAD पॉजिटिव इन सेलुलर रेस्पिरेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है। NAD पॉजिटिव का रोल सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या है। इट इज अ न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर ATP सिंथेसिस। हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है। फिर वो कह रहा है इट फंक्शंस एज इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये तो सही है, हमारे पास ये ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के लिए आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है। तो ये क्रेब्स साइकिल है। पहला वो कह रहा है देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD पॉजिटिव इज रिड्यूस टू NADH प्लस H पॉजिटिव। बिल्कुल सही है। एक बार सिट्रिक एसिड से जब अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बन रहा है हमारे पास, फिर दूसरी बार हमारे पास क्या होता है, NAD पॉजिटिव यूज होता है हमारे पास। ठीक है, और जब अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से सक्सिनाइल को एंजाइम A बनता है, तब NAD पॉजिटिव NADH.H पॉजिटिव में रिड्यूस होता है। तीसरा क्या है, मैलिक एसिड से जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है तब। ठीक है, तो 1 2 3 बार ये काम हो रहा है, ये तो सही है। फिर वो कह रहे हैं देयर इज 1 पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है साइकिल में जहां FAD रिड्यूस हो रहा है FADH2 में। तो ये बिल्कुल सही है, एक ही पॉइंट ऐसा है। सक्सीनिक एसिड जब मैलिक एसिड बना रहा है, 4 कार्बन का सक्सीनिक एसिड 4 कार्बन का मैलिक एसिड बना रहा है, तो FAD रिड्यूस होता है FADH2 में। ये भी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। थर्ड है ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल को A टू सक्सीनिक एसिड। सक्सिनाइल कोएंजाइम जब सक्सीनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो एक GTP सिंथेसाइज होती है। ये भी करेक्ट है, क्योंकि एक ही स्टेप होता है SLP का, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का, वो यही है। तो ये भी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। फिर लास्ट ऑप्शन है द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल को A विद पायरुविक एसिड। नहीं, एसिटाइल को A तो OAA यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ जो है उसकी कंडेंसेशन होती है। तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है वो ऑप्शन 4 में ही लिखी है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26 में है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म
एटीपी, कौन सा सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है कि कार्बोहाइड्रेट्स में से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर हम एटीपी में कन्वर्ट करेंगे, तो वो होता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन एटीपी, नहीं। एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू एटीपी, नहीं। उसके बाद तीसरा बोला हुआ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यही होता है कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं, फर्स्ट 4 कॉम्प्लेक्सेस में ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है और 5th जो कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या हो रहा है, एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखो 28 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो 2015 तक के हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वो पूछ रहा है हमसे, विच ऑफ द बायोमोलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। आपने एम्फीबॉलिक पाथवे पढ़ा होगा, आपने एम्फीबॉलिक पाथवे में पढ़ा है कि फैट्स जो है वो फैटी एसिड में टूटकर फिर सीधा एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होकर क्रेब्स साइकिल में एंटर कर सकते हैं, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट रहे थे। फैटी एसिड आपने देख लिया, ग्लिसरॉल पहले डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पे जा सकता है और फिर ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर इवेंचुअली ये भी एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो सकता है और क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। कार्बोहाइड्रेट तो हमें पता ही है, ग्लाइकोलिसिस पूरी होगी फिर लिंक रिएक्शन चलेगी, यानी एसिटाइल को ए इसमें भी बनेगा। और प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स की डीअमाइनेशन और लास्ट में पायरुविक एसिड से एसिटाइल को ए। तो आंसर इसका हमारे पास क्या आ गया, आंसर नंबर 1। और इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज अपने व्यूज देना कमेंट सेक्शन में। इसको आप ले लेना, ऐप में इससे डाउनलोड कर लेना, ये 150 रुपये में आपको क्लास 11-12 की सारे के सारे ये मिल जाएंगे पीडीएफ, जिसमें एनसीईआरटी हाइलाइट्स हैं। और आप देख सकते हो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हर एक चीज़ एनसीईआरटी से पूछी गई है। तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लिंक मैंने पिन कर दिया कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है।